नेक्स्ट जिस पे बहुत दिनों से बात हो रही है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी थ्रेशोल्ड देखनी ही नहीं है, विल नॉट कंसीडर द थ्रेशोल्ड। इसमें आ गए तो लग गई, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सर कौन कौन लोग हैं? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं अगर आप, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो थ्रेशोल्ड नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्जम्प्टेड है। यानी हैंडीक्राफ्ट के अलावा अगर आप किसी भी गुड्स वाली इंडस्ट्री में और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, देन यू हैव टू गेट योर सेल्फ कंपल्सरीली रजिस्टर्ड। तो अगर कोई भी इंटर स्टेट करता हुआ मिला तो उससे कहना कोई थ्रेशोल्ड नहीं है बेटा, आपको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है हैंडीक्राफ्ट्स वाले को छोड़ के। ठीक है, तो इसके लिए हैंडीक्राफ्ट वाले के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट ही लगेगी। भाई जो यहां नहीं आया 24 में, वो कहां गया? 22 में गया। अरे यार 24 में नहीं आया तो 22 में गया, तो 22 वाले तो इसलिए कोई बात नहीं है। आगे सीटीपी, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आपको रजिस्टर्ड कराना ही कराना है, मगर अगर आप हैंडीक्राफ्ट वाले हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैंडीक्राफ्ट वाले को वही आना पड़ेगा 40-20-10 वाले में। यानी अगर आप सीटीपी हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अलावा, देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। आप दूसरे स्टेट में जाके जैसे ही आप कोई अपना स्टॉल लगाएंगे कुछ टाइम के लिए, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज, जब मैंने रिवर्स चार्ज पढ़ाया था तो बोला था अगर कोई रिवर्स चार्ज में है तो वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये बात तो अब आपको याद आराम से हो जाएगी। 9(5) क्या था? हैट। H फॉर हाउस कीपिंग, A फॉर एकोमोडेशन, T फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रोड, जिसमें कार, कैब, वो सब कैब और मैक्सी कैब और ये सब था। ये सारे लोग अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विसेज देते हैं, इसके लिए हाउस कीपिंग के लिए हमने लिया था अर्बन क्लैप, एकोमोडेशन के लिए लिया था हमने ओयो, और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के लिए ओला ली थी। ये तीनों लोग अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करते हैं, देन हु इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द टैक्स? ई कॉम, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को जमा कराना पड़ेगा। तो जमा कराना पड़ेगा तो पहले रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा ना। अब वो कह रहा है मेरा तो टर्नओवर कम है, तो उससे बोलो बेटा तुम 9(5) में आ गए, तो यानी 24 में आ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी टैक्सी है, मैं ओला से हाथ मिला लेता हूं, अब मैं हैट में आ गया, टी में, देन ओला हैज टू डिपॉजिट द टैक्स, तो इन दिस केस ओला हैज टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड। एनआरटीपी है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, दिल्ली से यूपी में आके अपना सामान लगा रहा है। नॉन रेजिडेंट क्या होता है? जैसे दिल्ली में फेयर लगी नोएडा में, तो जर्मनी से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, इन लोगों ने अपना यहाँ स्टॉल लगाया और यहाँ माल बेच दिया। अरे यार नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट लगा, जर्मनी से कोई आया, जर्मनी से उसने आके अपना स्टॉल लगाया, लोगों को पसंद आया, उन्होंने माल खरीद लिया, उसने बेच भी दिया। तो गवर्नमेंट कहती है भाई जीएसटी कौन देगा? तो कहता ना मैं तो विदेश से आया हूँ, 20 लाख का वेट कर रहा हूँ या 40 लाख का वेट कर रहा हूँ। तो उससे बोलो 40 लाख तो तेरा होगा नहीं, 5 दिन में तो बोरिया बिस्तर समेत के निबट जाएगा। सो जो लोकल लोग यहाँ लगाए हुए हैं, क्या कहते हैं, अपना स्टॉल, उनको तो जीएसटी पे करना है। तू विदेश से आके यहाँ पे स्टॉल लगा के जीएसटी पे नहीं करेगा, तेरा माल सस्ता पड़ेगा? ऐसे नहीं होगा, तुम्हें अपने आप को कंपल्सरीली रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? वरना तो बराबर वाले के स्टॉल जो विदेश से आके लगा रहा है वो सस्ता पड़ जाएगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट में आता है, टीडीएस आपके कोर्स में नहीं है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि जीएसटी में अगर टीडीएस काटने में कोई रिक्वायरमेंट में आता है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। जब कोर्स में है नहीं तो मैं टीडीएस की डिटेल्स में क्या जाऊं, उसमें गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को अपना रिवर्स चार्ज में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट को सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7th, पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। मतलब आप समझिए सैमसंग का मैं डीलर हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, सैमसंग के बिहाफ पर माल बेच रहा हूं, यानी पर्सन मैं डीलर हो गया। हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर, प्राइसिंग तो सैमसंग की रहती है ना, मैं बेच रहा हूं,
वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज मुझे कराना पड़ेगा, यानी अगर कोई एजेंट है जो दूसरों का माल बेच रहे हैं, दे हैव टू गेट देयर सेल्फ रजिस्टर्ड। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आप ऐसे समझिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर समझाता हूं मैं। देखिए क्या है, रिलायंस है, हेड ऑफिस है इसका बॉम्बे में, इसकी पूरी इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एमपी, गोवा, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, उत्तराखंड, ऐसे करके कुछ इसकी ब्रांचेस हैं। अब क्या होता है, इसे एक एडवर्टाइजमेंट देना है। वो एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, यूपी वाला अपना अलग देगा, दिल्ली वाला, एमपी वाला, गोवा वाला या उत्तराखंड वाला, या क्या होता है, एक कॉमन एडवर्टाइजमेंट आ जाता है और नीचे सारे लिखे होते हैं कि हमारा साहब उत्तराखंड में ये ऑफिस है, यूपी में ये ऑफिस है, दिल्ली में ये ऑफिस है, एमपी में ये ऑफिस है, गोवा में ये ऑफिस है। आप देखते होंगे बड़े बड़े कोचिंग्स के आते हैं, आकाश का आता है बड़ा ऐड, तो केवल मुरादाबाद का आता है, नीचे क्या लिखा होता है कि हमारे कहाँ कहाँ है। तो क्या होता है, इसने क्या करा, कॉमन डील कर ली। अच्छा, ये सब लोगों का एक रजिस्ट्रेशन होगा या अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे? इसका जीएसटीएन नंबर अलग होगा, इसका 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 अलग होगा। अब इसने पूरे भारत के लिए एडवर्टाइजमेंट डील कर ली, तो जो मान लीजिए अमर उजाला से कर ली, अमर उजाला ने इसको बिल काटा, इससे जीएसटी ले लिया, इसने जीएसटी पे कर दिया। अमर उजाला ने जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा दिया, किस जीएसटीएन नंबर के अगेंस्ट? रिलायंस के कौन से वाले के? मुंबई। रिलायंस मुंबई कोई और काम ही नहीं कर रहा, सारा बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। रिलायंस मुंबई तो हेड ऑफिस है जहां पर क्या काम होता है, सिर्फ कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग होती है। तो रिलायंस मुंबई के पास आउटपुट टैक्स कोई आता ही नहीं, लेकिन सारे सॉफ्टवेयर्स खरीदने, सब कुछ कंट्रोलिंग, सब कुछ सेंट्रलाइजेशन होता है रिलायंस मुंबई पे, तो इनपुट टैक्स तो इसका घुस जाता है, आउटपुट टैक्स है नहीं जिसके अगेंस्ट एडजस्ट कर ले। नहीं समझे आप? भाई रिलायंस मुंबई कुछ बेच ही नहीं रहा, लेकिन सारी आउटलेट्स के लिए वो कंट्रोल, एक ईआरपी सिस्टम उसने खरीदा कि जहां सारी को कंट्रोल करेगा। एडवर्टाइजमेंट सब यहां से होता है, तो जो लोग भी इसको सप्लाई करते हैं वो लोग इसके जीएसटीएन नंबर पे बिल काट देते हैं। अब इसका इनपुट टैक्स तो जमा हो गया जिसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं, आउटपुट टैक्स ऐसा कुछ है नहीं, तो रिलायंस का तो इनपुट टैक्स अटक गया। तो रिलायंस कहता है ऐसा करो, मुझे आईएसडी में रजिस्टर्ड कर दो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैं क्या करूंगा, ये कॉमन बिल का प्रोपोर्शन इन सब में बांटूंगा। अगर मैं आईएसडी हूं तो इसका मतलब मैं एक यूनिट हूं जिसकी अनेकों यूनिट है, वो एक यूनिट बिल लेती है और उस इनपुट सर्विस को सब में डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। तो ये आईएसडी इन सबके नाम में बिल बनाएगा, इन सबको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो आईएसडी का एक प्रोसेस है जिसको आप, जो आपके कोर्स में नहीं समझना नहीं है। तो अगर आप आईएसडी हैं और आप अपना कॉमन क्रेडिट को अपनी सारी ब्रांचेस में बांटना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर। क्योंकि अमर उजाला थोड़ी ना बांट देगा यूपी दिल्ली कितना, एमपी में कितना जाएगा, वो तो आपके लिए कॉमन बिल काटेगा। अच्छा, आप कोई टैक्सेबल सप्लाई कर नहीं रहे, तो आप तो 40, 20, 10 से नीचे हो, तो आप कह रहे हैं मुझे रजिस्ट्रेशन होना नहीं है, तो कह रहा है भाई ठीक है, इनपुट टैक्स तो मैं तुमसे लूंगा एज ए कंज्यूमर मान के, फिर तुम्हारा वो मर जाएगा। तो ये कहता है फिर मैं क्या करूं, तो उससे कहते हैं कि अगर तुझे सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो तू हो गया आईएसडी, और आईएसडी हो गया तो तुझे पॉइंट नंबर 8 के हिसाब से अपना क्या कराना पड़ेगा, कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन। तो इनपुट सर्विस वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। समझ में आया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट? Person who supply goods other than supply specified under section 95 through such electronic commerce operator who is required to collect tax under section 52। देखिए पहले क्या होता था, हर ईसीओ को, एवरी ईसीओ को अपना क्या कराना होता था, सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन। पहले ये था, अमेंडमेंट क्या हुआ मैं समझाता हूं। पहले ये था अगर आप ईसीओ तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, चाहे आप 9-5 के ईसीओ तो है ही है। एक टीडीएस टीसीएस काटते हैं सेक्शन 52 में, अगर आप वो हो तो रजिस्ट्रेशन कराओ, और अगर आप इन दोनों में नहीं आते अदर ईसीओ तो भी कराओ। अब जैसे समझिए मैंने क्या करा, मैं
कुछ अपने गुड्स और सर्विसेज, मान लीजिए मैं अपना जो है सर्विसेज बेचता हूँ, मैं अपनी क्लासेस बेचता हूँ, और मैंने क्या करा, अमेजन वाले से बात करी, मैंने कहा अमेजन आप मेरी क्लासेस ना बेच दीजिए ऑनलाइन, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, आप बेच दीजिए। अमेजन बोला बिल्कुल, आज से हम बेच देंगे आपको, और आपको हमारे साथ फ़ायदा क्या, हमारा एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है और हमारे यूज़र बहुत ज़्यादा है, तो अमेजन पे अगर आप आओगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बिक जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरी सर्विसेज को बेच दीजिए, बताइए क्या लेंगे। अमेजन बोला मैं प्रॉफिट का लूँगा 50%। मैंने कहा क्या मतलब 50%? तो मैंने कहा भाई साहब फिर मैं ही क्या कमाऊँगा। अमेजन बोला मैं तो 50 लूँगा। मैंने बोला आप 20 कर लो। अमेजन बोला ना, मैं तो 50 लूँगा, मेरा नाम है, मेरा एडवर्टाइजमेंट है, मेरे प्लेटफॉर्म पे आके दर 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 बिक जाओगे, 50-50 करना है प्रॉफिट प्रॉफिट, तो सही है, वरना अपना निकल लो। मैंने कहा भाई साहब अमेजोन से तो मेरी पटेगी नहीं, लेकिन क्या करूं ऑनलाइन बेचने के लिए। तो मैंने क्या करा, अपनी एक वेबसाइट बना ली, और वेबसाइट बना के उस पर क्या करा, मैंने अपनी उसको वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोट करना शुरू करा, और उस पर जो भी जना अब ऑर्डर देगा उसको हमारी पेन ड्राइव्स क्लासेस मिल जाएंगी। अब जैसे ही मैंने ये करा, अभी मेरी सेल शुरू ही हुई थी कि जीएसटी वाले आ गए, बोले अब तुम ई कॉम हो गए, ईसी हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब तो तुम भाई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से माल बेच रहे हो तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो गए, चाहे अपना बेच रहे हो चाहे किसी और का बेच रहे हो। तो मैंने कहा हाँ हो तो गया, लेकिन अभी मेरी टर्नओवर बहुत कम है। बोले इससे मतलब नहीं है, तू 24 में आ गया, 24 में आ गया, अब तेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लोगों ने बड़ा विरोध करा, बोले साहब वेबसाइट क्या बना ली, माल बेचना क्या उससे शुरू कर दिया, जबरदस्ती घुस जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी में फंस जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इस बात को अंडरस्टैंड करा और उसने कहा ये कट जाएगा। यानी अब दो तरीके के ईसीओ ही रजिस्ट्रेशन में आएंगे, एक तो जो 9-5 हैट वाले हैं, और एक जिनको टीसीएस काटना है 52 में। ये क्या होता है इसको छोड़िए, इसमें गवर्नमेंट टीडीएस टीसीएस आपके यहाँ है नहीं, तो अभी आप ये समझिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 52 के अंदर आते हैं वो, और जो 9-5 के आता है वो, और बाकी ईसीओ कट गए। तो प्लीज पहले क्या था, पर्सन हु सप्लाईज गुड्स अदर देन सप्लाई 9-5 के अलावा थ्रू ईसीओ करता है, उस सबको रजिस्ट्रेशन कराना था। अब जो 52 में आते हैं केवल उन्हें कराना है, बाकी हर तरीके का ईसीओ यहां से कट चुका है। यानी अब कौन से ईसीओ रजिस्ट्रेशन में आ गए, 9-5 हैट वाले और टीडीएस वाले सेक्शन 52 टीडीएस टीसीएस वाले। इसको अभी समझने में डिटेल में जब कोर्स में नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है। और पहले क्या था, एक और एक्स्ट्रा लिखा होता है एवरी ई कॉम, तो उसमें क्या होता था, जैसी वेबसाइट बनाई नहीं और फंसे नहीं लोगों को पता नहीं होता था, वेबसाइट बना बना के घूम रहे होते थे। कुछ ने वेबसाइट इसलिए बना रखी थी कि हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे, 2000 में वेबसाइट बनवाइए, एनरोल करिए, ऑनलाइन ही बना देंगे। उसे पकड़ लिया, बोले तू दूसरे की वेबसाइट बना रहे लेकिन तूने अपनी वेबसाइट बना ली, अब तू इधर आ जा। कह रहा भाई साहब मैं कहाँ से दूंगा, तो फंस जाता था, तो उसे हटा दिया, कोई दिक्कत। इसके अलावा एवरी, ये नया जुड़ा है, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। जो क्या करता है डाटाबेस, ये आप देखते हैं ना गूगल ऑनलाइन वो दे देता है, स्पेस दे देता है, एप्पल ऑनलाइन स्पेस दे देता है। तो सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस, आपने डाटा को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे निधि मैम खूब फोटोज रोज खींचती हैं, तो कहती है मेरी मेमोरी फुल हो जाती है। मैंने कहा यार इतने मोबाइल तो मैं दिला चुका है, इतने हैवी मेमोरी के सब फुल हो जाते हैं, और कहाँ कहाँ फोटो रखने हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर रही हूँ मैं, एप्पल से ना स्पेस खरीद लेती हूँ, और कोई चक्कर ही नहीं है, मेरे फोटो सब वहां पे रहेंगे, मैं जब चाहे उसे एक्सेस कर लूंगी। तो एप्पल कहाँ बैठा है, आउटसाइड इंडिया। वो किसको सर्विस दे रहा है, टू अ पर्सन इन इंडिया। और कैसा पर्सन, जो रजिस्टर्ड नहीं है। सर रजिस्टर्ड पे नहीं लगेगा, रजिस्टर्ड पे रिवर्स चार्ज लगता है आईजीएसटी में इंपोर्ट करने पे, तो रजिस्टर्ड तो रिवर्स चार्ज कर ही लेगा। और अगर आप अदर देन रजिस्टर्ड है, जैसे निधि मैम अदर देन रजिस्टर्ड में आ गई, तो क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, अपना कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एप्पल को। और ऐसे पर्सन जिन्हें गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। बताइए 24 में कोई दिक्कत, यानी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, कराना पड़ेगा, सीटीपीओ कराना पड़ेगा, हैंडीक्राफ्ट दोनों में छोड़ दीजिए, एनआरटीपीओ
कराना पड़ेगा। ई कॉम हो तो 9/5 के या 52 वाले तो कराना पड़ेगा। अगर आप कंपलसरी टीडीएस कलेक्ट करते हो 51 में जो गवर्नमेंट होती है तो कराना पड़ेगा। अगर आप डाटा एक्सेस का प्रोवाइड करा रहे हो और आप विदेशी बंदे हो तो कराना पड़ेगा आपको। तो इन सारे के, अगर आप एजेंट हो ऑन बिहाफ ऑफ गुड्स बेच रहे हो किसी के, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली कराना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। आया रिजल्ट? आ गया रिजल्ट? नहीं आया? मेरे को लगा रिजल्ट आया, जरा एक बार देख लो बीच में, 1 मिनट का वेट करके। नहीं है? चलिए आइए वापस आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब कुछ ही करा रहा हूँ बस, एक आध इलस्ट्रेशन फिर मैं निकल लूंगा यहाँ से, आगे बढ़ा दूंगा फिर, अब एक आध समझ लीजिए। एबीसी लिमिटेड जयपुर की है, राजस्थान की, हैज इफेक्टेड इंट्रा स्टेट सप्लाई 12 लाख की करी 31 दिसंबर 17 तक। 1 जनवरी 18 से ओहो इंटर स्टेट सप्लाई में भी चला गया मात्र 1 लाख, तो 12 1 13 लाख का कुल काम किया इसने। तो अब ये किस में आ गया? एग्रीगेट टर्नओवर ये 20-40 लाख कर लीजिएगा, ये मैंने बस इसमें करेक्शन रह गई है। तो वो कह रहा है कि मैं 40 लाख से कम हूँ इसलिए मुझे छोड़ दो, तो उसकी ओपिनियन इनकरेक्ट है, क्योंकि वो किस सेक्शन में फंस गया है? 24 में। क्या कर रहा है? इंटर। लेकिन अगर यही कर रहा होता हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो फिर वही रखता। ये 40 कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ 20 आ गया। रजिस्ट्रेशन के शायद क्वेश्चन अमेंड होने रह गए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, बस ये लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। राजेश डायनेमिक्स चेन्नई में रजिस्टर्ड ऑफिस है, पेट्रोल दे रहा है। एक सेकेंड सही कर ले। पेट्रोल का सप्लाई कर रहा है। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, इसको कभी भी काउंट नहीं करेंगे। उस दिन भी इन्होंने पूछा था, रिवर्स चार्ज वाला मेरा सप्लाई का पार्ट नहीं होता है। सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एट चेन्नई, वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलुरु विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब आप जरा देखिए, ब्रांच, मैं अपनी ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो शेड्यूल 1 क्या कहता था? रिलेटेड पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हो तो दैट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और कहां से ट्रांसफर हो गया? चेन्नई से बेंगलोर, तो ये कैसा हो गया? मतलब सप्लाई माना जाता है, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। अब मैं कहानी और पढ़ूं ही क्यों? अब मैं कोई और कहानी पढ़ूंगा ही क्यों? तो क्या होगा यहां पे? वैसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंडेटरी हो गया। बाकी लिमिट्स पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो मैंडेटरी हो गया। उसने पूछा है कि आपकी टोटल लिमिट भी क्या हो रही है, टोटल लिमिट तो काउंट कर ही लीजिए, उसमें तो सब कुछ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई, ये देखिए ना, आ गया 1.5 लाख। तो जैसे इंटर स्टेट सप्लाई हो गए, आप क्या हो गए? हाँ, तो कह रहा है कि मैं जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में आ जाऊंगा, राइट। अब आ गया सीटीपी और एनआरटीपी के अंदर डिफरेंस क्या है। वैसे मैंने आपको काफी डिफरेंस बताई दिया है। टैक्सेबल पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस। मैं सिर्फ टेम्परेरी एक ऐसे स्टेट में गया हूं या यूनियन टेरिटरी में गया हूं जहां मेरा फिक्स प्लेस नहीं है। सेम इसका भी सेम ही है, इसका इंडिया में आएगा, इसका स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आएगा क्योंकि मैं दूसरे स्टेट में हूं। ये तो है ही नहीं इंडिया में, तो इसका इंडिया के किसी भी प्लेस में आएगा। इसके पास पैन नंबर होगा, इसके पास पैन ही नहीं होगा, ये इंडिया का ही नहीं है। तो सर ये कैसे जीएसटी नंबर कराएगा? तो इसके लिए जीएसटी नंबर का अलग एक प्रोसेस है, अभी रजिस्ट्रेशन में पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे आपको। इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए REG 01, REG एक फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारे REG से स्टार्ट है, 01 से करना पड़ेगा। इसको REG 10 भरना पड़ेगा। इसको ट्रांजैक्शन करनी है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका कोई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मोटो हो या ना हो, अगर विदेश से कोई आके यहाँ कैसे भी मोटो से बेच दे तो क्या माना जाएगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसको GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 अभी रिटर्न्स पढ़ाएंगे, वो फाइल करनी होगी। इसे केवल एक GSTR 5 करनी है। ये ITC क्लेम कर लेगा ये ITC क्लेम कर लेगा अपनी सारी सप्लाईज पर। देखिए आप जरा समझिए, ये मुंबई का है मिस्टर A ऑफ मुंबई,
इसने क्या करा, यूपी में आया सीटीपी बन के, यहां इसने 10,000 रुपए का माल बेचा, इस पे जीएसटी लगा 1,000 का। ये इस 1,000 के अगेंस्ट आईटीसी यहां का भी ले लेगा, यहां का भी ले लेगा, कहीं का भी आईटीसी ले सकता है। लेकिन अगर एनआरटीपी है कोई, मतलब ऐसे समझिए, ये क्या करेगा, यहां का नहीं लेगा, मुंबई का पर्सन है, इसने यूपी में बेचा 1,000, इसके अगेंस्ट, इस माल को बेचने के अगेंस्ट जितनी भी आईटीसी होगी ये सारी की सारी क्या कर लेगा, क्लेम कर लेगा। इनपुट टैक्स जितना भी होगा उसका क्या कर लेगा, ये क्लेम कर लेगा। अब अगर कोई एनआरटीपी है, इस एनआरटीपी ने अगर यहां 10,000 का माल बेचा और 1,000 रुपए इसने जीएसटी दिया, 11,000, इस 10,000 के माल को बेचने के लिए इसने टेंट की सर्विस ली, भाई जहां इसने अपना वो लगाया होगा, अपना जो भी स्टॉल लगाया होगा उसका टेंट की सर्विस ली इसने, इस पे जीएसटी पेड करा। इसने कोई मटेरियल खरीदा, उस पे जीएसटी पेड करा, परचेज। और इसने क्या करा, इंपोर्ट भी करा कोई माल, जिसको आके इसने बेचा। यानी प्लीज समझिए, 10,000 का माल इंपोर्ट करके लाया बेचने के लिए, 7,000 का माल इंपोर्ट करके लाया बेचने के लिए, कुछ टेंट वाले की सर्विस ली, वो तो लोकली ली होंगी, कुछ रॉ मटेरियल लिया, कुछ बैम्बूज लिए, कुछ शोपीस लिए, कुछ शोकेस लिए, वो सब लगाए इसने अपने टेंट में, वो इसने लोकल परचेज करी, इन सब पे इसने जीएसटी पे कर दिया। सेम काम इसने भी करा, तो इसको तो सबका जीएसटी आईटीसी मिल जाएगा सीटीपी को। एनआरटीपी के केस में वो क्या कह रहे हैं, ही कैन गेट आईटीसी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ऑफ सर्विस। जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो आपको कस्टम भी देना पड़ता है और उस पर क्या देना पड़ता है, जीएसटी के बराबर एक ड्यूटी भी देनी पड़ती है। वरना डोमेस्टिक वाले को प्रॉब्लम हो, अगर आप कभी भी कुछ इंपोर्ट करेंगे कोई गुड्स विदेश से, तो आपको कस्टम भी देना पड़ेगा और डोमेस्टिक में जितनी जीएसटी लगती है वो भी देनी पड़ेगी, तो उसका तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट आपको जो आपने लोकल लोगों से खरीदा होगा, इनका जीएसटी आपको नहीं मिलेगा, केवल इसका जीएसटी आईटीसी मिलेगा। इस बंदे को सबका आईटीसी मिलेगा। तो जरा प्लीज ये अंतर, ही कैन क्लेम आईटीसी ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाईज, ही कैन गेट आईटीसी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो एक मेजर अमेंडमेंट आया है रजिस्ट्रेशन कराने में। पहले आपकी एक्टिविटीज डिफरेंट होती थी, एक ही स्टेट में मैं स्टील भी बेच रहा हूं, कपड़ा भी बेच रहा हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन अलग अलग मिल सकते थे। लेकिन आज की डेट में एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल से कोई मतलब नहीं। अगर मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट। हम कोचिंग में, कोचिंग की हमारी 4 ब्रांचेस यूपी में खुली हो, तो हम चारों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। करना क्या होगा, हमें सबसे पहले REG 01 भरना पड़ेगा, दैट इज एन एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा एक हमने दिया हुआ है, इसका एक प्रोसीजर। एक सेकेंड देखिए, एक पर्सन जिस दिन भी लायबल हो जाएगा टू बी रजिस्टर्ड, भाई अचानक उसकी टर्नओवर क्रॉस होगी ना, इससे विद इन 30 डेज उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने रजिस्ट्रेशन की। अगर विद इन 30 डेज वो अपना एप्लीकेशन दे देता है, तो वो किसी भी दिन रजिस्टर्ड हो, किसी भी दिन रजिस्टर्ड हो, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट कहां से मानी जाएगी, लायबल टू बी रजिस्टर्ड वाली डेट। सपोज 1 अगस्त 2020 को कोई लायबल हो गया, लायबल कैसे हुआ, या तो 22 में आ गया, 24 में आ गया, या तो टर्नओवर ऊपर हो गई, या उसने इंटरस्टेट सप्लाई मार दी। तो विद इन 30 डेज यानी 30 अगस्त 2020 को वो अपना क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा। इससे 3 डेज के अंदर कंपलसरी गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन देना होता है या ऑब्जेक्शन देना होता है। अगर ऑब्जेक्शन देगी गवर्नमेंट, तो ऑब्जेक्शन आपको रिमूव करना होगा और फिर गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी। तो 3 डेज के अंदर गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन करना होता है। अभी ये मान के चलते हैं, अगर 3 डेज के अंदर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, सपोज 2 सितंबर 20 को आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन की डेट मानी जाएगी 1 अगस्त 20। अगर आप 1 सितंबर को अप्लाई करते हैं और फिर 2 को रजिस्ट्रेशन होता है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी 2 सितंबर 20। इससे फर्क क्या पड़ेगा,
इससे फर्क ये पड़ेगा कि आपकी ये वाली सारी की सारी सप्लाई पर पेनल्टी आ जाएगी। क्यों पेनल्टी आ जाएगी? क्योंकि आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड थे बट आप रजिस्टर्ड नहीं हुए। लेकिन अगर आपने विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया तो आप कहां से रजिस्टर्ड माने जाएंगे? 1 अगस्त से। तो इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, हर एक को अपना एप्लीकेशन कब देना होता है रजिस्ट्रेशन का? जिस दिन भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज के बाद देगा तो पेनल्टी छोड़ो, तो डेट ऑफ इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी? जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो जरा प्लीज समझिए यहां क्या कह रहे हैं जरा देखिए, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? वेयर एन एप्लीकेशन सबमिट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन। लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन या तो 22 में होगा या 24 में होगा। भाई उसकी या तो टर्नओवर ऊपर निकल गया या उसने इंटरस्टेट सप्लाई मान ली, तो किस दिन? डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू बी रजिस्टर्ड, वो डेट उसकी रजिस्ट्रेशन डेट मानी जाएगी। अगर आफ्टर 30 डेज बाद अप्लाई करता है तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस दिन मानी जाएगी। तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड से फिर जिस दिन मिला उसके बीच की सारी सप्लाईज उसकी रजिस्टर्ड होना चाहिए था बट बिना रजिस्टर्ड के बेचा है, उसके कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे। जरा एक क्वेश्चन समझिए।